वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम जान लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, उसका क्या न्यूमेरिकल्स पार्ट आएगा, क्या थ्योरी पार्ट रहेगा, क्या डेरिवेशंस रहेगा। तो ये है अपना फर्स्ट यूनिट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा फर्स्ट यूनिट था थर्मोडायनेमिक्स का। अब इसका फर्स्ट जो है टॉपिक है इसका, वो है प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। पहले तो ये जानेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स का, या थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। फिर है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, ये हमने पहले भी पढ़ा है बीएमए में थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये कैसे हीट को बैलेंसिंग करता है किसी भी सिस्टम में। फिर थर्ड है थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल। स्टेट क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस हमने उसमें भी पढ़ा था, स्टेट भी पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके डायग्राम से समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स स्टेट होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम किसको कहेंगे, जो भी ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल या किसी भी इंजन्स में चलता है सिस्टम में। और थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है, कोई भी साइकिल थर्मोडायनेमिक्स का कैसे वर्क करता है। फिर हम जानेंगे क्या फोर्थ में जीरोथ लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसका क्या यूज़ है, उसके क्या डेरिवेशंस हो गए, या किसी भी सिस्टम में अगर हम जीरोथ लॉ पे उसको हम डिजाइन या करते हैं, या वो हमारा सिस्टम कोई भी जीरोथ लॉ पे वर्क करता है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, क्या डेरिवेशंस है, वो हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जानने को मिलेगा। फिर है हीट एंड वर्क ट्रांसफर, पांचवा। अब हीट एंड वर्क ट्रांसफर क्या होगा कि कोई भी इंजन है, हम उसमें हीट सप्लाई करते हैं, जो भी हमारा सोर्स ऑफ हीट सप्लाई होता है वो क्या करता है, हीट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, हमें वर्क मिलता है। क्या करता है वो, कोई भी इंजन हीट को, हीट सप्लाई से हीट सप्लाई को कंज्यूम करता है और उससे वो वर्क प्रोड्यूस करता है, हमें वर्क ट्रांसफर करता है। तो इसमें हमें जानने को मिलेगा कोई भी हीट इंजन क्या है, या कोई भी इंजन कैसे हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो हम पांचवें में जानेंगे हीट एंड वर्क ट्रांसफर, कि हीट एंड वर्क कैसे काम करता है किसी भी इंजन या किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। फिर आते हैं सिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वही एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज, वन फेज टू अनदर फेज या वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो अपना लॉज है, जो उसके कॉन्सेप्ट है वो पता है हमें, पर वो कैसे काम करता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ यूज हो रहा है, वो सब हम जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे अपना सिक्स टॉपिक उसमें। फिर है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहाँ कहाँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट लॉ अप्लाई टू वेरियस सिस्टम, सिस्टम मीन्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि फर्स्ट लॉ का हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कहाँ कहाँ यूज है और किस किस सिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ वर्क करता है। फिर आएगा अपना आठवां स्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी फ्लो प्रोसेस होता क्या है कि कोई भी ऐसा हमारा जो सिस्टम है या थर्मोडायनेमिक्स कोई साइकिल है, तो उसमें जो फ्लो हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो स्टेडी है या अनस्टेडी है, कैसे काम कर रहा है, वो हम जानेंगे आठवां में। फिर आएगा हमारा नौवां जो टॉपिक है, उसमें लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसको पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉय, नॉर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इट्स फॉर्म, मतलब उसके फॉर्म को हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, ये तो हम मान लिए, ये जो उसका कॉन्सेप्ट है जो भी है उसको हमने यूज़ भी किया अलग अलग सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम में यहाँ जो लिखा हुआ है, पर उसमें क्या क्या लिमिटेशंस होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का, किसी भी थ्योरी हो या कोई मशीन्स हो या कोई भी सिस्टम हो, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या क्या लिमिटेशंस होगा किसी भी थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम में यूज़ करने के लिए, जो लॉज है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका क्या लिमिटेशंस होंगे, कहाँ पे वो कैसा वर्क करेगा, कहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, वो हमें जानने को मिलेगा लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फिर आएंगे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ हमने सिर्फ क्लासियस और केल्विन्स के स्टेटमेंट पढ़े थे। अब हम उसका डेरिवेशंस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि अगर क्लासियस ने बोला कि कोई भी हम एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके हम हीट के फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, जो उसका नेचर है उसको बियॉन्ड नेचर लेके जा सकते हैं, अपोजिट टू नेचर ले जा सकते हैं हीट को। जैसे हीट का नेचर होता है क्या,
हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा। अगर बाहर सर्दी है, ठंड का मौसम है, तो हमें ठंड लगती है, क्योंकि क्या है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, बाहर का टेम्परेचर लेस देन बॉडी टेम्परेचर है, या बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से कम है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, हीट को रिमूव करता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हमारा बॉडी क्या हाई टेम्परेचर है, हाई हॉट बॉडी है, तो हमेशा क्या होता है, हॉट टू कोल्ड हीट ट्रांसफर होती है, जिसके वजह से हमें ठंडी लगती है। तो हमारा क्या है, वो जो क्लासियस का था कि हम उसमें अगर रेफ्रिजरेटर बनाते हैं या कोई भी ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो लो टू हाई की तरफ हीट को ट्रांसफर करे, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा डिवाइस लगानी पड़ेगी, जिसके कंप्रेसर बोलते हैं जिसके हेल्प से हम आज के डेट में रेफ्रिजरेटर या फ्रीज घर में यूज करते हैं। वो क्लासियस का स्टेटमेंट था। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में ही, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो ऐसे स्टेटमेंट है। पहला क्लासियस का है जो बताता है कि हमेशा टेम्परेचर क्या होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाता है। पर वो भाई साहब ने कहा है कि नहीं, अगर इसमें हम कोई ऐसा डिवाइस लगा दे जो कोल्ड टू हॉट को ट्रांसफर करे, मतलब कोल्ड से हीट को कोल्ड बॉडी से लेकर के हॉट बॉडी मतलब एटमॉस्फेयर में वो रिमूव करे विथ हेल्प ऑफ कंप्रेसर। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो केल्विन प्लैंक कांस्टेंट का था कि कोई भी ऐसा मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता जो मशीन 100% इफिशियंसी दे। मतलब कोई भी जो मशीन होता है या थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है या कोई भी इंजन्स होता है, जब हमें उसको फ्यूल या हीट सप्लाई करते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसका हीट सिंक होता है, जो एनर्जी होती है कहीं ना कहीं लॉसेस होता है, वो वर्क में कन्वर्ट करने में या उसके दूसरे फेज में चेंज करने में जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है। जैसे हमने फ्यूल से कोई इंजन चलाया तो फ्यूल एनर्जी से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिली, मैकेनिकल से हमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जो सोर्स ऑफ हीट है जो हमें फ्यूल दे रहे हैं वो लॉस होगा वो कन्वर्जन में। तो केल्विन प्लैंक के हिसाब से कोई भी मशीन ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कि 100% इफिशियंसी दे, जिसमें कोई लॉसेस ही ना हो। तो ये दो स्टेटमेंट था अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब इसका डेरिवेशंस भी होंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो हम जानेंगे। फिर 11वां में आएगा 11th में कि हीट इंजन क्या है, हम हीट इंजन के बारे में जानेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फिर हम देखेंगे कि हीट रिजर्वायर क्या होता है। रिजर्वायर मीन्स जो डैम होते हैं जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर रिजर्वायर, जहाँ पे डैम में बनाया जाता है। वैसे ही हीट रिजर्वायर होता है जहाँ हमें हीट की ज़रूरत होती है किसी भी प्लांट में, वहाँ हीट रिजर्वायर में हीट को स्टोर करके रखा जाता है। हीट इंजन का काम क्या है, वो कहाँ यूज़ होता है, उसकी इफिशियंसी कैसे निकाली जाएगी, हीट रिजर्वायर क्या है, उसका क्या यूज़ है, रेफ्रिजरेटर क्या है, उसकी इफिशियंसी कैसे निकाली जा सकती है, हीट पंप क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, या उसके हम उस पर न्यूमेरिकल्स आते तो कैसे पूछेगा, या इफिशियंसी इसका पूछेगा तो हम कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ हम जानेंगे। अब यहाँ हीट इंजन है और यहाँ हीट पंप है, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम जानेंगे। फिर आते हैं 12th में। 12th टॉपिक है अपना कार्नोट साइकिल है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, सेकेंड लॉ ऑफ रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ सेकेंड लॉ हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, अब क्या है सेकेंड लॉ रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ये भी हम जानेंगे। कार्नोट साइकिल होता है क्या वो भी जानेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस भी आते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ क्लासियस इन इक्वालिटी और इंथाल्पी क्या है, मतलब जो हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो उसका एक टॉपिक और आएगा इन सीक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ क्लासियस, कि क्लासियस का जो सेकेंड लॉ में स्टेटमेंट है वो क्या है, उसका क्या यूज़ है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको कैसे हम डिराइव करेंगे। फिर आएंगे लास्ट, और ये है 14th। ये जब लास्ट में हम पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे टीएस डायग्राम क्या है। हमने बीएमए में थोड़ा सा पीवीएन टीएस डायग्राम पढ़ा था जब ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पढ़े थे, कि टीएस डायग्राम क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर और इंथाल्पी इंट्रोपी शो करता है किसी भी साइकिल का। तो वहाँ हम जानेंगे कि टीएस डायग्राम क्या होता है, अवेलेबल क्या है, अनअवेलेबल क्या है इंथाल्पी का, कि किसी भी सिस्टम में अगर इंथाल्पी है तो उसकी अवेलेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और अनअवेलेबिलिटी को, एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक आएगा अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये सब सारे टॉपिक जो हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार
एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और वन बाय वन सब एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ पे उसके डेरिवेशंस करने होंगे किसी भी इफिशियंसी का, हीट इंजन का, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो डेरिवेशंस होंगे, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, वो सारा करेंगे। और जिस पे हमारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो फॉर्मूला जानेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप जुड़े रहिएगा और हम जानेंगे। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें टॉपिक्स ज़्यादा है। इसके बाद वाले चैप्टर सब शॉर्ट में है, सब न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस वाले हैं। इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बने रहिएगा और हम जानेंगे वन बाय वन कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, और फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।